आपको क्या लगता है किस तरह की रूलिंग में देश अच्छे से चलेगा, डिक्टेटरशिप से या फिर डेमोक्रेसी से? अब आप सोच रहे होंगे कि डिक्टेटरशिप तो बहुत बुरी चीज़ होती है, इससे भला देश कैसे अच्छे से चल सकता है और इससे देश का विकास कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब हाँ भी है और इसका जवाब ना भी है, और वो आगे आपको पता चलेगा। डिक्टेटर का हिंदी में मतलब तानाशाह होता है। पहले के टाइम में जब भी किसी कंट्री या उसके स्टेट में इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बनती थी तो उस कंट्री के रूलर को डिक्टेटर का टाइटल दिया जाता था कुछ टाइम के लिए, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती थी। आज के जो डिक्टेटर्स हैं वो कंट्री को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं बिना किसी रीजन के। ऐसा नहीं है कि पहले बुरे डिक्टेटर नहीं थे, पहले भी थे, लेकिन पहले अच्छे डिक्टेटर भी थे। इस वीडियो में डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में क्या ज़्यादा सुटेबल है एक देश के लिए वो आपको बताऊंगा। जाहिर सी बात है, दोनों की अपनी अपनी निगेटिव और अपने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे। पहले डिक्टेटरशिप को समझते हैं। डिक्टेटरशिप को समझना काफ़ी ईजी है। इसकी सबसे बड़ी पहचान आपके वोटिंग राइट्स है। डिक्टेटरशिप आने के बाद सबसे पहले आपके वोटिंग राइट्स को ख़त्म कर दिया जाता है। एक नेता चुन के कब आता है? जब उसको वोट मिलता है, जब देश में इलेक्शन होते हैं, जब आपको आपके वोटिंग राइट्स मिलेंगे। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री की भी सबसे बड़ी पहचान यही है, वोटिंग राइट्स, कि आपको फ्री एंड फेयर तरीके से वोटिंग राइट्स मिले बिना किसी दबाव के। लेकिन पता है प्रॉब्लम कहाँ है? जब आपके वोटिंग राइट्स खतरे में पड़ जाते हैं। एक डिक्टेटर कहीं आसमान से टपक कर नहीं आता, ये भी एक पॉलिटिकल लीडर ही होता है जो उठ के आता है और डिक्टेटर बन जाता है। एक डिक्टेटर के लिए दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज़ तो ये कि उस देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन उसके कंट्रोल में होनी चाहिए, उसके सपोर्ट में होनी चाहिए, जिससे कम से कम लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें। और ये काम बड़े अच्छे से किया था अडॉल्फ हिटलर ने, जो कि वो भी एक डिक्टेटर ही था। एक डिक्टेटर की दूसरी जो सबसे बड़ी मजबूती है वो ये है कि उसके ऑपोजिशंस का कमज़ोर होना, क्योंकि जब ऑपोजिशन कमज़ोर होगा तो उसकी आवाज़ को दबाना भी उतना ही आसान होगा। एक डिक्टेटर के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसके द्वारा बनाए गए जो रूल हैं वो आपके लिए सुटेबल हैं या नहीं। उसके बनाए गए रूल्स आपको पसंद आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पसंद आते हैं तो ठीक है, लेकिन आप उसका विरोध नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है आपको जेल में डाल दिया जाए या फिर आपकी जान भी जा सकती है। एक डिक्टेटर का सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो लोगों को डराना, धमकाना, जेल में डालना, मर्डर करवाना, ऐसी चीज़ें होती है जिससे लोगों के अंदर उसका डर बना रहे और कोई भी उसके खिलाफ ना जाए। कुछ ऐसे कंट्रीज भी है दुनिया में जहाँ डिक्टेटरशिप की गवर्नेंस है, लेकिन वहाँ पर चुनाव भी होते हैं, जैसे चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, रसिया हो गया। इवन रशियन गवर्नमेंट ने तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंजेस कर दिए पावर में बने रहने के लिए। डिक्टेटरशिप के अंदर देश की 100% पावर सिर्फ उस एक आदमी के पास होता है, चाहे वो उस देश का प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति, और आम लोगों के पास 0 पावर होती है। तो अब सवाल ये है कि क्या सच में डिक्टेटरशिप इतनी बुरी चीज़ होती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सिंगापुर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू। सिंगापुर आज जहाँ पर है उसमें सबसे बड़ा हाथ ली का है, जो कि ये भी एक डिक्टेटर ही थे। ये पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है कि अगर देश में एक अच्छा नेता बैठा दिया जाए तो वो देश को टॉप पर ले जा सकता है, चाहे वो डिक्टेटर हो या फिर डेमोक्रेटिक हो। ऐसे ही एक डिक्टेटर मुस्तफा कमाल अतातुर्क थे, जो कि तुर्की के पहले राष्ट्रपति थे। जिस देश की 99% पॉपुलेशन मुस्लिम की हो, उस देश को इन्होंने सेकुलर बनाने की पूरी कोशिश की। हर किसी को एजुकेशन कंपलसरी कर दिया इन्होंने, जो कि बिल्कुल फ्री था। वहाँ की महिलाओं को समान नागरिक अधिकार दिए इन्होंने, साथ ही वोटिंग राइट्स भी दिए इनको। देखिए, जब हमारी सोच बदलती है तो हम बदलते हैं, और जब हम बदलते हैं तभी देश बदलता है। आज के टाइम में ऐसे कई मुस्लिम कंट्रीज है जहाँ पर शरिया लॉ चलता है, जैसे अफगानिस्तान और ईरान। शरिया लॉ के अंदर महिलाओं को लिमिटेड राइट्स मिलते हैं, यहाँ तक कि उनको अकेले मार्केट में भी नहीं जाने दिया जाता, परमिशन नहीं होती उनको जाने की। लेकिन टर्की आज के 100 साल पहले ही महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देने के पक्ष में था। इन दोनों के अलावा भी कई ऐसे अच्छे डिक्टेटर हुए थे इतिहास में, जैसे फ्रांस अल्बर्ट रेने। ये एक अफ्रीकन कंट्री सेशेल्स के प्रेसिडेंट थे। हिस्ट्री में इनको अच्छे डिक्टेटर के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1977 से लेकर 2004 तक रूल किया था, और सेशेल्स की लिटरेसी रेट जो थी वो 90% तक बढ़ गई थी इनके रूलिंग पीरियड में। आपको बता दो कि इंडिया की अभी जो लिटरेसी रेट है वो 77 से 80% के बीच में है। अब इस हिसाब से आपको तो लग रहा होगा कि डिक्टेटर बड़े अच्छे होते होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। आप किसी को जानो या ना जानो, लेकिन नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन को तो आप जानते ही होंगे। अभी के टाइम में सबसे क्रूर और सबसे खतरनाक डिक्टेटर है ये। जहाँ पे आप अपनी मर्जी से अपनी बाल तक नहीं कटवा सकते, वो देश है नॉर्थ कोरिया। आपका हेयर स्टाइल अगर किम जोंग उनके हेयर स्टाइल से मैच करता है तो सीधा आपको मौत की सजा मिलेगी वहाँ पर। नॉर्थ कोरिया का एक ही भगवान है, वो है किम। आपको उसी की पूजा करनी होगी। अगर आप किसी और की पूजा करते हो, किसी भगवान या फिर अल्लाह की पूजा करते हो, तब भी आपको मार दिया जाएगा। कुछ इस तरह डिक्टेटरशिप वहाँ पे काम करता है, जिसमें से एक अडॉल्फ हिटलर है। हिटलर एक नाजी जर्मन था, ये यहूदियों से नफरत करता था, और इसकी ये नफरत तब दिखी जब इसने 60 लाख यहूदियों को होलोकॉस्ट के गैस चैम्बर में डालकर उनकी हत्या करवा दी थी।
जिसमें से 15 लाख तो सिर्फ बच्चे थे। वो यहूदियों को एक वायरस मानता था। कई बीमारियां आई थी हिटलर के टाइम में और हिटलर का कहना था कि ये सब यहूदियों की वजह से हो रहा है और हम यहूदियों को खत्म कर देंगे जिससे हम फिर से हेल्दी हो जाएंगे। सोचो कितनी इलॉजिकल सोच थी। इतना क्रूर होने के बाद भी ये दुनिया का सबसे क्रूर डिक्टेटर नहीं है। ये लिस्ट आप देख सकते हो, इसमें हिटलर 7वें नंबर पे आता है और इसमें जो लोगों के डेथ नंबर्स हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं कई रिपोर्ट की वजह से। तो ये थी डिक्टेटर्स की हिस्ट्री। अच्छे और बुरे डिक्टेटर्स में अंतर ये है कि क्रूर डिक्टेटर्स के कंपैरिजन में अच्छे डिक्टेटर बहुत कम थे। लेकिन इससे एक चीज तो क्लियर है कि अगर देश में डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट है या फिर डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट है तो देश आगे जरूर बढ़ेगा अगर देश के नेता अच्छे हैं, अगर वो नेता अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड में रखकर देश के लिए कुछ सोचे। लेकिन इन दोनों में मैं डेमोक्रेसी को ज्यादा सपोर्ट करता हूँ और पूरा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में चुनाव होते हैं और पावर पब्लिक के हाथ में होती है। तो हम जब चाहें जिस नेता को चाहें बदल सकते हैं एक टाइम पीरियड के बाद। लेकिन इसमें भी कई सारे लूप होल्स हैं। पहला जो लूप होल है वो है मॉब मेंटालिटी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि भीड़ की मानसिकता। यहाँ पर मेजोरिटी के जो लोग हैं वो एक मत के हैं, वो माइनॉरिटीज को दबा सकते हैं अपने मेजोरिटी पावर का यूज करके, जिससे कि ऐसी नीतियाँ बन सकती हैं जो माइनॉरिटीज के खिलाफ हो और उनके अधिकारों को भी दबा सकती हैं। दूसरा जो लूप होल है वो है शॉर्ट टर्मिज्म। इसमें रूलिंग गवर्नमेंट ऐसे स्कीम्स लाती है जो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पॉलिसीज को इग्नोर करती है, जिससे आने वाले चुनाव में उसको फायदा मिले कि अगर हम हार गए तो ये चीज बंद हो जाएगी। और तीसरी जो प्रॉब्लम है वो वोटर्स की है। अगर बात इंडिया की जाए तो इंडिया में ज्यादातर लोगों को उनके कैंडिडेट की नीतियों के बारे में जानकारी नहीं होती, जिससे उनका वोट गलत नेता को भी जा सकता है। इंडिया में अक्सर लो वोटर टर्नआउट देखने को मिलता है, जिसमें अक्सर बहुत गरीब लोग होते हैं या फिर जो बहुत बूढ़े लोग होते हैं वो वोट नहीं डालने जाते हैं। तो सरकार सब पे ध्यान देती है कि उनको वोट किससे मिल रहा है और उसी हिसाब से सरकार नीतियाँ भी बनाती है कि किसको कौन सी सर्विस मिलेगी। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जरूरी नहीं कि हर बार अच्छा नेता जीत के आए। मान लो अगर कोई पहले अच्छा नेता था पावर में और उसके बाद उसके रूलिंग पीरियड में करप्शन बहुत कम हो चुका था, लेकिन जब अगला चुनाव होता है तो वहाँ पर कोई ऐसा कैंडिडेट जीत के आता है जो एक क्रिमिनल हो और एक करप्ट नेता हो, तो उसके रूलिंग पीरियड में क्या होगा, करप्शन और बढ़ेंगे, क्राइम और ज़्यादा होंगे। तो इससे क्या होता है कि एक बार तो देश आगे थोड़ा सा बढ़ा, फिर वो और पीछे हो जाता है, वो करप्शन में आगे हो जाता है और क्राइम में भी आगे हो जाता है। अगली जो चीज़ है वो है गलत न्यूज़ और गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचना। देखिए, जो कोई भी गवर्नमेंट होती है वो मीडिया को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। वो चाहती है कि मीडिया उसके कंट्रोल में रहे, जिससे लोगों के पास गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है और वो अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि वोट देना किसको है। अब ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बारे में, इसमें सबसे अच्छा डेमोक्रेटिक रूल है। बस सरकार को नीतियाँ अच्छी बनानी चाहिए। डेमोक्रेसी में अगर कोई गलत नेता भी चुनाव जीत जाता है तब भी ऑपोजिशन पार्टी और पब्लिक उसके पीछे पड़ जाती है। अगर वो कोई गलत फैसला लेता भी है तो कभी कभी उसको इस्तीफा भी देना पड़ जाता है अपनी कुर्सी से। लेकिन डिक्टेटरशिप में कोई उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता, चाहे वो अच्छा काम करे या फिर गलत काम करे। बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो इस वीडियो से तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसी वीडियोज़ के लिए।